सीआरआर ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बाबर के भारत पर होने वाले प्रारंभिक आक्रमण की चर्चा करेंगे। जो प्रारंभिक हमले उसने किए थे, पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने 5 बार हमला किया था भारत पे। पहला उसका जो हमला था वो 1519 ईस्वी में बाजारा और भीरा पर हुआ था। वहीं पर पहली बार उसने तोप और बंदूक का इस्तेमाल भी किया था। तो ऐसे दौर में बाबर के जो प्रारंभिक हमले थे वो पानीपत के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, या आप कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तैयार कर रहे थे। तो सबसे पहले आते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। तो बाबर जब भारत में हमला करने के संदर्भ में सोचता है तो उससे पहले के हालात की भी थोड़ी चर्चा कर लें। उस समय भारत में जब वो चर्चा करता है तो बताता है कि सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो विजयनगर का सम्राट कृष्णदेव राय था। उसके मुकाबले कोई उस समय भारत में शक्तिशाली शासक नहीं था, लेकिन वो दक्षिण भारत में शासन कर रहा था। उत्तर भारत में वो राणा सांगा की चर्चा करता है कि राणा सांगा एक बहादुर शासक था। और इसके बाद कुछ मुस्लिम शासकों की भी चर्चा करता है, मसलन बहमनी राजवंश की चर्चा करता है। तो बंगाल की जो स्थिति है उसकी भी चर्चा करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति बन रही थी। मतलब भारत जो था वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और कई राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। तो ऐसे दौर में बाबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय था कि अब भारत पर वो अधिकार जमाता। तो उसके प्रारंभिक अभियानों की चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो बाबर 1500 जो भारत पर आक्रमण की बात हो रही है यहाँ पर 1524 ईस्वी तक काबुल का शासक बना रहा था। ठीक है, इसी बीच उसने भारत विजय की एक भावी योजना बनाई। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए बाबर भारत की राजनीतिक सूझबूझ अत्यधिक बढ़ गई थी। यानी बाबर भारत के संदर्भ के बारे में बहुत विशेष जानता नहीं था, लेकिन वो लगातार संघर्षों में घिरा हुआ था। मध्य एशिया में उसकी स्थिति आप जानते हैं कि फरगना को जीतता है फिर हार जाता है, समरकंद को जीतता है फिर हार जाता है। अंत में उसकी स्थिति एक बंजारे की तरह हो गई थी और खोजन वाले इलाका ही सुरक्षित रहा था। फिर बाद में उसने काबुल को नियंत्रित किया। तो ऐसे दौर में मध्य एशिया के राजनीतिक घटनाक्रम ने उसको भारत की तरफ हमला करने की ओर अग्रसर किया था। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण वह मध्य एशिया के लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली से भी पूरी तरह पराजित हो गया था। जो मध्य एशिया की लड़ाकू जातियां थी उनकी प्रणाली से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। और ये लड़ाकू जातियां स्पेशल जो मंगोल और तैमूरी थे वो बहुत विख्यात थे। उसमें ईरानी और उज्बेकों की भी चर्चा होती है, जिन्होंने उज्बेकों ने तुलुगमा युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। ईरानियों ने पहली बार बंदूक को युद्धों में शामिल करना शुरू किया था। तो इन कलाओं से भी वो परिचित हो रहा था। तो ऐसे दौर में उसने उज्बेकों से तुलुगमा, ईरानियों से बंदूक, तुर्कों से घुड़सवारी, अफगानों और मंगोलों से व्यूह रचना, मतलब कैसे व्यूह बनाया जाए, किसी को मतलब युद्ध को जीतने के लिए एक व्यूह बनाए जाते हैं ना, एक रणनीति बनाई जाती है कि कहाँ खाई खोदा जाए, कहाँ सेना रखा जाए। मतलब सेना के भी कई दायरे होते हैं। जो उसका फ्रंट वाला सबसे आगे वाला दर्जा होता है उसको हरावन दस्ता बोला जाता है, और जो सबसे पीछे रहती है यानी अतिरिक्त सेना जो होती है उसको हम पोतल बोलते हैं। तो ऐसे दस्ते बनाए गए थे। तो उन व्यूह रचनाओं के बारे में भी वो समझना चाह रहा था। अभी यहाँ पर काबुल में बाबर को उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक तुर्क तोपियों की सेवाएं प्राप्त हुई। ये देखे दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में तो खाने के विकास में इन दो लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा खान, जिनकी सहायता से उसने तोपखाने का प्रभावशाली बनाया। बाबर ने उस्ताद अली कुली को अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया था।
बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की वही स्थिति थी जो मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के समय थी, क्योंकि उस समय भी आप देखते हैं कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर हमला किया तो भारत उस समय राजनीतिक विकेंद्रीकरण था, छोटे छोटे राजवंश थे, राजपूत आपस में लड़ रहे थे। मोहम्मद गोरी के समय भी यही स्थिति थी। तो ऐसे दौर में यहाँ पर भी यही स्थितियां होती है। यानी आंतरिक संघर्ष और कलह व्याप्त था। इनकी दुर्बल और अस्थिर स्थिति ने बाबर की विजय को आसान कर दिया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, ठीक है, जिसमें 5 जो राज्य थे वो मुस्लिम थे और 2 राज्य जो थे वो हिंदू राज्य थे। हिंदू राज्यों में वही विजयनगर की चर्चा करता है और मेवाड़ की चर्चा करता है वो, ठीक है। तो बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात ये मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू मेवाड़ और विजयनगर थे, ठीक। मेवाड़ का शासक नाना सांगा एक शक्तिशाली शासक था। विजयनगर का शासक कृष्णदेवराय जो बाबर का समकालीन था, बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। और बाबर के भारत पर आक्रमण के विषय में बहुत विवाद है, लेकिन यहाँ पर हम 5 आक्रमणों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बाबर के संबंध में भी कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास में जहाँ कहीं भी विवाद की स्थिति होती है तो ऐसे दौर में एनसीईआरटी और जो मानक टेक्स्ट बुक है हम उनको रेफरेंस के तौर पर रखेंगे, स्रोत के तौर पर। जैसे सतीश चंद्र और मुगल काल के लिए हम AL श्रीवास्तव को और एक हरिश्चंद्र वर्मा को बेस बुक के तौर पर रखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मूल्यांकन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर विजयनगर के शासक को जो कृष्णदेवराय जिसका नाम था, जिसकी वो चर्चा करता है। अब सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए ये ऐसा शासक है कि विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी का जो दबाव है उसी पर कब्जा को लेकर विजयनगर बहमनी साम्राज्य की लड़ाई हो रही थी। तो जब तक कृष्णदेवराय शासक था तब तक वो स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई थी उसकी, और कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाया था। फिर उसने मुसलमान जो तुर्क तोपची थे उनको भी सेना में शामिल किया था, और साथ ही साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और कई कलाओं में पारंगत भी था। इसी नाते उसका जो समय था वो विजयनगर शासनकाल का स्वर्णकाल था, और तेलुगु साहित्य का भी इस समय विकास होता है। यानी जो तेलुगु साहित्य है उसका स्वर्णकाल की अगर चर्चा करेंगे तो ये शासनकाल है कृष्णदेवराय का, ठीक है। चले आगे बढ़िए, हम लोग चर्चा करें। तो यहाँ पर पहले हमले की चर्चा कर ले। यहाँ चल तो पहला आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में बाबर में किया था, यानी भारत की ओर प्रस्थान करता है। और पहला हमला बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौरा और झीरा के किले पर किया था, ठीक। यूसुफ जाहियों को अपने नियंत्रण में कर बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ये देखें नोट करने वाले विषय है, यूसुफ जाही भी क्या है, अफगान है। तो इनको नियंत्रित करने के बाद इसने बाजौर के किले पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके संदर्भ में मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा है कि बाजौरी लोग बागी थे और उनका सर कुचलना बहुत जरूरी था। इसी नाते उसने उस पर अटैक किया, और जब हमला किया तो उनकी स्थिति बड़ी मजबूत थी, लेकिन उनको परास्त कर देता है। ये पहला अवसर था जब भारत पर किसी के युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग किया गया था। इसके पश्चात बाबर ने झेलम नदी को के तट पर भीरा नामक स्थान पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक। ये भीरा नामक स्थान है, इस पर भी उसने अधिकार कर लिया। बाबर ने इस अभियान में अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वे वहां के लोगों को, पशुओं को, कृषि को हानि न पहुंचाए। देखिए एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश बहुत समय से रहा है। तो ऐसे दौर में शासक भी यही चाहते थे कि जहां पर युद्ध हो
तो खेती वगैरह को हानि न पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, ठीक है। इसका कारण यह था कि बाबर वहां के लोगों की सहानुभूति और श्रद्धा भी प्राप्त करना चाहता था, ठीक। वीरा से ही बाबर ने अपने दूत मुल्ला मुर्शीद को दिल्ली पर शासन करने के लिए मुल्ला मुर्शीद को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास संदेश भेजा था कि जिन स्थानों पर तैमूरियों ने कब्जा कर लिया है उनको वापस कर दे। भाई चंगेज खान के बाद तैमूर ने भारत पर हमला किया था और उसने बहुत सारे इलाके कब्जे कर लिए थे। तो उसका कहना था कि जो इलाके तैमूर ने 1398 ईस्वी में हमला किया था, तो उन इलाकों को आप हमारे कब्जे में दे दीजिए। लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं है कि कोई शासक इन चीज़ों को मान ले। जैसे आज चाइना भी दावा करता है कि बनारस पर कभी हमारा अधिकार था, उसको आप दे दीजिए, तो बनारस को चाइना को दे दिया जाएगा? संभव तो है नहीं, और देना भी नहीं चाहिए, क्यों दिया जाएगा। तो ऐसे दौर में वापस लौटाने की बात मान नहीं गई, किंतु दौलत खान ने राजदूत को लाहौर में ही रोक लिया, जिससे बाबर को उस संदेश का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। मतलब जो संदेश था वो प्राप्त नहीं हो पाया था इसको। बाबर भीरा की व्यवस्था अपने एक प्रतिनिधि हिंदू बेग को सौंप कर काबुल लौट गया, किंतु उसकी भीरा विजय अस्थायी सिद्ध हुई। उसके काबुल लौटते ही भीरा की जनता ने हिंदू के विरुद्ध विद्रोह कर उसको वहां से बाहर निकाल दिया, ठीक। यानी जो उसका पहला हमला हुआ था वो बाजौरा और भीरा के पर ही हुआ 1519 ईस्वी में। चल दूसरे हमले की बात करें, दूसरा आक्रमण। दूसरी बार बाबर ने सितंबर 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में भारत की ओर रुख किया। वह अपनी सेना के साथ खैबर की दर्रों में आगे बढ़ा। इस आक्रमण के दो उद्देश्य थे। पहला, यूसुफजाई कबीले के लोगों को दंडित करना था, ठीक, और उस साम्राज्य को अधीन कर लेना था। दूसरा, पेशावर को अपनी सैनिक शक्ति का केंद्र बनाना था, ताकि पेशावर पर अगर केंद्र बन जाता तो भारत पर हमला करना बहुत आसान हो जाता। तो उसको अपने अधीन भी वो करना चाहता था, किंतु बदखसा में विद्रोह की सूचना पाकर वो काबुल वापस लौट गया, ठीक। तीसरा आक्रमण, बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। इस बार उसने बाजौरा और भीरा को पुनः विजित कर लिया। यानी बाजौरा और भीरा पर आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि उसको पूरी तरह विजित नहीं कर पाया था, वो लौट गया था, क्योंकि मध्य एशिया की स्थिति खराब हो गई थी, वहाँ विद्रोह हो गए थे। तो ऐसे दौर में फिर से उसने उसको पुनः विजित कर लिया 1520 ईस्वी में। तत्पश्चात वह सियालकोट की ओर बढ़ा, जिस पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया गया। यहाँ से वह आगे बढ़ने की योजना बना ही रहा था कि उससे यह सूचना मिली कि उसकी अनुपस्थिति में शाह बेग अरगुन ने कंधार में उपद्रव कर दिया है, ठीक है। अतः बाबर ने अरगुन के विरुद्ध अभियान कर कंधार पर अधिकार कर लिया। कंधार पर अधिकार के पश्चात बाबर ने वहां के प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया था। इसके 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। 4 पुत्र थे बाबर के। यानी आगे चलकर हुमायूं के 4 भाई होते हैं, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, ठीक। चले आगे बढ़े हम लोग। And a lot of the time, validating what the other side should be. When you go what do you चले चौथा आक्रमण की यहाँ चर्चा करें।
बाबर में 1524 ईस्वी में भारत के लिए फिर से प्रस्थान करता है। इस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के मध्य जो संबंध है वो बड़े कटु हो गए थे, ठीक है। किंतु सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खान को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका उसने उल्लंघन कर दिया था और अपने पुत्र दिलावर खान को भेज दिया था। इसी समय दौलत खान तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे दिया। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान द्वारा बाबर को यह संदेश भिजवाया कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके चाचा आलम खान लोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दे। और राणा सांगा ने इस आशा से उसका साथ दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे गजनवी और बोरी भारत पर हमला करके चले जाते हैं तो एक अवसर मिलता है, तो वो सोच रहा था कि मैं गद्दी पर काबिज हो जाऊंगा, तो ये मुगारते मोजी रहा था, ठीक है। शीघ्र ही उसने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। दौलत खान अपने दो पुत्र गाजी खान और दिलावर खान के साथ बाबर से जा मिला। युद्ध के पश्चात बाबर ने दौलत खान को जालंधर और मुल्तान की जागीरें देने की पेशकश की। बाबर की इस पेशकश को दौलत खान संतुष्ट नहीं था। दौलत खान के दूसरे पुत्र दिलावर खान अपने पिता के साथ विश्वासघात कर बाबर का साथ दिया, जिसके फलस्वरूप बाबर प्रसन्न होकर उसे सुल्तानपुर की जागीर दे देता है और खाना की उपाधि भी दे देता है। आलम खां को दीपालपुर की जागीर प्रदान की गई, जिससे दौलत खान लोदी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। अतः उसने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। बाबर के वापस लौटते ही दौलत खान ने सुल्तानपुर तथा दीपालपुर पर अधिकार कर लिया था। आलम खान भागकर काबुल में बाबर के पास शरण लिया और उससे सहायता की याचना किया। बाबर से आश्वासन प्राप्त कर आलम खान काबुल की ओर लौट गया, किंतु बाद में वह दौलत खान लोदी से मिल जाता है। दोनों ने संयुक्त रूप से दिल्ली विजिट करने का प्रयास कर लिया, किंतु इब्राहिम लोदी की सेना जो थी उसे पराजित नहीं कर पाए थे। मतलब दोनों की जो संयुक्त सेना थी, दौलत खान लोदी की और आलम खान लोदी के, वो उसको परास्त नहीं कर पाए थे, ठीक। अब पांचवा हमले की यहाँ चर्चा कर ले हम लोग। सर पांचवा आक्रमण। बाबर ने भारत पर अपना पांचवा अंतिम आक्रमण 1525 ईस्वी में दौलत खान लोदी के विरुद्ध किया था। उसने काबुल और कंधार का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया और स्वयं एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया। उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बदखशा से अपनी सेना के साथ मार्ग में उससे जा मिला। इसके अतिरिक्त पेशावर, सियालकोट और लाहौर की उसकी सैन्य टुकड़ियां भी उससे जुड़ जाती हैं। मतलब जो उसका पुत्र था हुमायूं, उससे पेशावर से अटैच हो जाता है, ठीक है। बाबर की इस विशाल सेना को देखकर दौलत खान दिलावर खान लोदी भागकर होशियारपुर जिले के मलाउत में शरण लेते हैं। बाबर ने उनका पीछा किया। अंत में दौलत खान लोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा रह नहीं गया था। उसे बंदी बनाकर बाबर के समक्ष लाया गया। बाबर ने एक कैदी के रूप में उसे भीरा भेजने का आदेश दे दिया, किंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। आलम खां बाबर की सेवा में उपस्थित हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध तक उसके साथ जुड़ा रहा था। जो उसका चाचा था इब्राहिम लोदी का, उसका नाम था आलम खान लोदी, उसी की बात हो रही है। दौलत खान लोदी के अधिकांश सिपाही बाबर की सेना में शामिल हुए थे। अब बाबर लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर भी अधिकार कर दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। मतलब जो उसके निकटवर्ती इलाके थे उस पर इसलिए भी काबिज होना जरूरी था,
क्योंकि वहां से वो प्लेटफॉर्म तैयार करता पानीपत के युद्ध के लिए, और आसान भी रहता है इससे। बाबर के अभियान की सूचना पाकर सुल्तान इब्राहिम लोदी ने इसके विरुद्ध एक विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। इसके अतिरिक्त उसने 2 अन्य सैन्य दस्तों को हिसार फिरोजा की ओर बाबर की प्रगति रोकने के लिए भेजा, मतलब बाबर की जो सेना आगे बढ़ रही थी उसको भेजा, जिसमें से एक सेना की मुठभेड़ हुमायूं के साथ हुई, जिसे हुमायूं ने पराजित कर दिया। बाबर ने इसे बहुत अच्छा शगुन माना और हिसार फिरोजा जिला हुमायूं को भेंट कर दिया। बाबर यमुना नदी के किनारे होता हुआ 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पहुंचा और वहां पर अपना शिविर डाल दिया था। वही बात कर रहे हैं आप, पानीपत की युद्ध की चर्चा और खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन सारे युद्धों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद आज के हमारे इस लेक्चर के लिए।